कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ईंधन की कीमतों में इजाफे की अटकलों के बीच दिल्ली में एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी दर 56.51 रुपए से 57.51 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दूसरी तरफ देश में 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद तेल की कीमतों के बढ़ने को लेकर जारी कयासों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह कहना कि चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, यह कहना गलत होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। आगे हम जो भी निर्णय लेंगे वह हम अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, एक हमारे युवा नेता हैं, वे कहते हैं कि जल्द ही अपनी टंकी भरवा लीजिए, चुनाव खत्म हो गए हैं, टंकियां भरवा लीजिए क्योंकि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री के तेल की कीमतों को लेकर दिए बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब दे रहे हैं। बता दें कि चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा कि फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। जरा दुनिया का नक्शा देख लीजिए, यूक्रेन में और रशिया के बीच में क्या हो रहा है। तो ये कारण जो है दाम क्यों बढ़ा है, मैं आपको बताता हूं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी तो तेल का लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है 25 मार्च को, उस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल केम डाउन टू $19.56। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय, इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पर वो डिटर्मिन वो खुद करते हैं। बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे पूरे रसाल को बुलाया है, पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, इवन दो आवर रिक्वायरमेंट इज कितनी है 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रूड एंड आई थिंक 50-55% ऑन गैस। पर मैं तो आपके साथ चर्चा तो हमने इसलिए ऑर्गेनाइज की थी कि दिल्ली के विषयों को समझ ले, पर आप उसको एकदम एनर्जी प्राइसेस पे ले गए। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया था कि उस समय उन्होंने अपनी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिए। तो आपको पता है 2005 से जो उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए थे वो शायद 1,70,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स थे, और उसका हमें देना पड़ रहा है कोई शायद 3,20,000 करोड़, उसका जो इंटरेस्ट उस पर गया है। तो oil prices are determined by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world. So oil companies will factor that in, और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो हम we will take those in the best interest of our citizens. तो 4 नवंबर 2021 के बाद से तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और अब चुनाव संपन्न हो गया है 5 राज्यों के, उसके बाद नतीजे भी कल आ जाएंगे। ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वास्तव में चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगेंगे, एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। आलोक वत्स जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। लंबे समय से पेट्रोल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, और अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये बात कही है कि चुनाव खत्म हो गया है और अब नतीजे आते ही एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में इजाफा होना तय है, लोगों को आगाह किया है।
हमेशा से विपक्षी दल आपको महंगाई को लेकर के घेरते नजर आए हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक बार फिर से जैसे ही अब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी? योगेश जी, बता दूं, वास्तविकता से परे कुछ भी नहीं होगा। अभी की जो सिचुएशन है, हम्म अभी इसके पहले कोई जनाब बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं समझ पाया कौन बोल रहे थे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा, पेट्रोलियम मंत्री हैं कि ठीक है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो ऑयल बॉन्ड कांग्रेस ने रेज किया था उसका अब टाइम हो गया है पेमेंट करने का विथ इंटरेस्ट। उसके भी आंकड़े उन्होंने दिए। तो उसके कारण भी पेट्रोल प्राइसेस और में बढ़ोतरी हुई। इस बात को ये लोग बार बार कांग्रेस वाले नकार रहे हैं। उसके बाद जो अभी की सिचुएशन है, कल वित्त मंत्री का बयान आया है कि वॉर विल अफेक्ट दी पेट्रोलियम प्राइसेस। ये वास्तविकता है। आज $130-135 से ऊपर तेल का दाम जा चुका है। तो ये तो, और हम 85% इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसका असर आना है ही। तो इसमें कौन सी ऐसी नई बात है, कौन से ऐसे कियास लगाए जा रहे हैं? ये तो होगा ही, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए, और यहाँ की जनता इस सब बात को समझती है। आपके जितने भी विश्लेषण आए हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत देती हुई सारे सर्वे दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग वास्तविकता समझ रहे हैं। और जिस तरीके का जड़वत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके मोदी जी ने देश को की पक्की नींव रखी है, जिससे आने वाला भविष्य सुदृढ़, मजबूत हर तरीके से होगा, उसको लोग समझ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि इस प्रगति को, जो कैपेक्स में जितने पैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए हैं, वो सब बहुत शीघ्र रंग दिखाने लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। बात केवल इतनी सी है कि दरअसल जब जब चुनाव होते हैं तब तब ये पेट्रोल के दामों में स्थिरता क्यों आ जाती है? सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये तमाम सारे सवाल हैं कि जितने दिन चुनाव होता है उतने दिनों तक ये पेट्रोल के दाम स्थिर क्यों रह जाते हैं? चुनावी बाध्यता है, उस समय उसको बढ़ाना अपने ही गले पर चाकू चलाने के जैसा हो जाता है। ये चुनावी बाध्यता है कि उस थोड़े दिन तक आदमी इन चीजों को कंट्रोल में रखे। चुनावी बाध्यता कौन सी, मैं समझ नहीं पाया। आलोक जी, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। चुनावी बाध्यता है कि अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है और रोज दाम बढ़ेंगे तो उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये तो आप स्वीकार रहे हैं ना कि इसी वजह, इसका मतलब हस्तक्षेप है आपका, केंद्र का हस्तक्षेप है। मैंने आपको क्या कहा? चुनावी बाध्यता है, उसको आपने कहा स्पष्ट कर दीजिए, वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया। हमारी जगह कोई और भी दल होती, वो भी यही करती। किसी दल का नाम ले लीजिए आप, जो चुनाव के वक्त चीजों बढ़ोतरी करा दे। तब आप फिर अभी आपके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री अभी ये क्यों कह रहे थे कि भाई इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ, केंद्र का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। ये तो मार्केट पॉलिसीज डिपेंड ये तय करती है कि क्या प्राइस होगा। ये तो मार्केट का खेल है। ठीक है। वरुण पुरोहित जी दोनों चीज कह रहे हैं, आलोक वत्स जी दोनों बात कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि वो कोई भी पार्टी, राजनीतिक दल होता, सरकार होती किसी की भी, तो वो भी यही करती। जब मतलब उनकी बाध्यता है कि अगर चुनाव के दरमियान तेल के दामों में इजाफा होता है तो प्रतिकूल असर पड़ेगा। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।
देखिए पांडे जी, मैं उनकी पूरी बात सुन नहीं पाया क्योंकि आज की मोदी सरकार की, भाजपा की जो आवाज है आम जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। और वो आपका सिस्टम में गड़बड़ है या इनके सिस्टम में, मुझे समझ में नहीं है। आप अभी जो बात कर रहे हो, सबसे बढ़िया बात ये सुना मेरे समझ में आई कि आलोक जी ने माना चुनावी बाध्यता है, और ऐसी रियलिटी जो भी आदमी माने उसका स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा की जानी। एक चश्मा कम से कम जो देश में प्रैक्टिकल चीज है, यूनिवर्सल चीज है, उसको मानते हैं। अभी जो पेट्रोलियम मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे, भाई 8 साल से आपकी सरकार, आपने कितना जीएसटी कलेक्शन कर लिया, कितना एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन, विभिन्न टैक्स लगा लगा के ले लिया। पहले भी मीडिया दिखाया, सबने दिखाया कितने लाख करोड़ इन्होंने इकट्ठा कर लिया, ऑयल बॉन्ड्स का कितना सा पैसा था। खैर वो अलग है। इस बार मैं कह रहा हूं, आप ये भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करना चाहिए मीडिया को। खैर आलोक जी तो मान ली, इसलिए इन पे तो कोई अपन आरोप लगाना, प्रत्यारोप कुछ कर ही नहीं सकते। इनका तो स्वागत और प्रशंसा कर रहा हूँ। 1 नवंबर को 2021 को फ्रीज कर दी गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस, नहीं तो प्रतिदिन बढ़ती थी। और 15 दिन का जो पुराना जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग का, उसके हिसाब से प्रतिदिन कंपनियां बढ़ाती थी। अब आज आपने 4 महीने फ्रीज कर दिया। मैं कह रहा हूं, अगर जब जनता और मीडिया कह रही है कि चुनाव खत्म होते ही साहब बढ़ेंगे दाम, तो आज पेट्रोलियम मिनिस्टर को घोषणा करनी चाहिए थी कि भाई 1 मई तक 2 महीने और नहीं बढ़ेंगे दाम। कैसे उन्होंने तुरंत से कह दिया साहब ऑयल कंपनियों के हाथ में। ऑयल कंपनियां किसकी है? तो प्राइवेट कंपनियां है वो, अभी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ही है। और डिविडेंड जो आता है इन कंपनियों का, वो गवर्नमेंट को ही देती है। सालाना डिविडेंड जो ये कंपनियां अर्न करती हैं, वो गवर्नमेंट को ही देती है। और जब आप सारे दलों ने मांग की कि जीएसटी में लाइए, जीएसटी में लाइए, हालांकि मैं उसको उचित नहीं मानता, जीएसटी को उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम उससे खराब हो रहा है। इकोनॉमिक फेडरल सिस्टम, इकोनॉमी ऑफ फेडरल सिस्टम जो है ना स्टेट्स की, वो खराब हो रही। लेकिन फिर भी अब क्योंकि मैं कोई सांसद नहीं हूँ, मेरी मैं अथॉरिटी नहीं, अपने अपने विचार है। लेकिन जब आप केरोसिन को, नाफ्ता को, इनको सबको जीएसटी में रख सकते हो, तो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल को आप क्यों नहीं लेते हो भाई जीएसटी में? जीएसटी में लेते क्या है, केंद्र का कलेक्शन कम हो जाएगा। कलेक्शन कम हो जाएगा तो अपनी मन मर्जी से सेंट्रल विस्टा में 22,000 करोड़ फूंक दिए, 8,500 रुपए का प्लेन ले लिया। ये जीएसटी के कारण हुआ है। ये तो ये जब स्टेट के पास ज्यादा ऑप्शन थे, वो अपने टैक्सेस लगाते थे, लोकल टैक्सेस, तो केंद्र के पास कलेक्शन कम आता था। और क्योंकि केंद्रीय योजनाएं होती थी, अब पहले 60-40, 70-30 होती थी जो योजनाएं होती थी, अब इन्होंने 90-10 ऐसे कुछ कर दिया, किसी में 80-20 कर दिया। कई योजनाएं तो खराब ही कर दी, फ्लैगशिप योजनाएं खत्म ही कर दी। तो वो केंद्र के पास सारा पैसा आ जाता है। फिर अगर आप समझदार हो, केंद्र सरकार समझदार होगी, फेडरल सिस्टम को समझती होगी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स में करती है। कह रही है अलग प्रश्न है। आप जो बात कर रहे हो, मुझे बताइए राहुल गांधी ने क्या गलत ट्वीट किया? मैंने खुद ने टंकी भराई, मैंने नहीं, जो भाजपा या कांग्रेस के लोग नहीं है, आम जनता अपने से ज्यादा समझती है पांडे जी आजकल। उन्होंने सबने अपने, किसी ने मोटरसाइकिल, किसी ने कार, सबने फुल करा ली। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उपाध्याय जी हमारे वरिष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको भी पता है कि भाई ये सरकारें यही करेंगी। अभी कल परसों सीएनजी कल बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे, 15-20 दिन बाद हाहाकार, महंगाई का तांडव हो जाएगा। ये चुनाव जीत जाएंगे 5 राज्य, तो ये मजा करेंगे, हार जाएंगे तो जनता से बदला लेंगे। दोनों ही सूरत में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल तो जनता को इनको बनाना ही बनाना है। और जनता बनेगी, इनको ऐसा लग रहा है फूल बन रही है। अब रेल को बेचना, तेल से जनता का तेल निकालना, तो ये मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि जब आपके पास में, इनसे पूछिए 2014 में कितना इंपोर्ट होता था क्रूड ऑयल। आज ये मंत्री जी कह रहे हैं, आपने सुनाया अभी, 85% इंपोर्ट करते हो आप। 2014 में कितना इंपोर्ट करते थे? इंपोर्ट क्यों बढ़ा? उस पर आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? 8 साल से आपकी सरकार है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप किस प्रकार की सरकार करा रहे हो? 8 साल बाद भी कह रहे हैं कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जब आप जो ऑटोमोबाइल एक्ट में आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्ट में आपने संशोधन किए, सब पेनल्टीज को बढ़ा दिया, बड़े हाई कर दिया, 1000, 2000, 5000। अब वो चलो उसको बाद में डिस्कस। लेकिन जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, वो जब वो कर सकते थे, आप ऑटोमोबाइल पॉलिसी इंडिया की क्यों नहीं ठीक कर सकते थे? सिंगापुर और दूसरे देश में एक गाड़ी के बाद आप दूसरी खरीद नहीं सकते हो। एक भी आप खरीदते हो तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप क्यों खरीद रहे हो। ये चीजें देखने की बात है। अभी एक बात से मैं डिफर करता हूँ, आलोक जी का मैंने स्वागत किया, अभी भी मैं उनको प्रेज कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन एक बात से डिफर करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं। भाई भारत में रोटी खाने को नहीं है, और आपके जो बुलेट ट्रेनें चलाएंगे, सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, जब जिसके घर में रोटी खाने को नहीं होती, बच्चों को पहले लग्जरी गाड़ियां खरीदेगा क्या? पहले बच्चों की रोटी का इंतजाम करेगा, उनके खाने पीने का इंतजाम करेगा।
बेसिक प्रिंसिपल है इसमें, इकोनॉमिक्स क्या समझनी। तो ये चीजें जो आप फिजूल खर्ची कर रहे हो, और अब क्या, अब आपने देखिए किस प्रकार रंग पलट रहे हैं। कल हरदीप पुरी जी ने कह दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, तो 1 नवंबर 2021 को किसके हाथ में था? कंपनियां हो, अगर कंपनी होगी तो इतनी पागल नहीं होगी, 4 महीने तक पैसे नहीं बढ़ाएगी, इंटरनेशनल दाम बढ़ता जा रहा है। सन 2008 के जुलाई के बाद आज तक सिर्फ पीक पर है, $140 प्रति बैरल हो गया। कल मैं टीवी देख रहा था, रूस कह रहा है 300 बैरल तक जा सकता है। अब मुझे बताइए, पुतिन जी से मोदी जी की इतनी बढ़िया दोस्ती है, तो रूबल जो है 300 नहीं, जो इसमें नजर रखती हैं जो एजेंसियां, वो तो कह रहे हैं 350 तक जाएगा, और ऐसे में आने वाले समय तो बेहद और महंगाई के बढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चर्चा में वापस आएंगे, लेकिन रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधे चलेंगे आरबी उपाध्याय जी के पास। आरबी उपाध्याय जी, आलोक वत्स जी ने इस बात को माना कि अगर चुनाव के दरमियान पेट्रोल के दामों में इजाफा होगा तो प्रतिकूल असर पड़ेगा सत्तासीन पार्टी को। मुझे तो लगता है ये साफ तौर पर यह कहना हुआ कि भाई जनता को धोखे में रखना, जनता तब तक थोड़ा सा सुकून की सांस, राहत की सांस ले सकती है जब तक चुनाव है। चुनाव होते ही उसे धक्का दे देना महंगाई रूपी कुएं में, उसके बाद जनता गई भाड़ में, कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि हमें तो चुनाव जीतना था, हमने तो इसलिए तेल के दामों में इजाफा नहीं होने दिया चुनाव के दरमियान, क्योंकि सत्ता पर फिर से काबिज होना है। तो ये तो साफ तौर पर धोखा है। और ये कह देना एक तरफ कि हमारा कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं है, ये मार्केट तय करेगी, मार्केट डिसाइड करेगी कि पेट्रोल के दाम में इजाफा होगा या कमी होगी। योगेश, आपने बिल्कुल सही कहा। इलेक्शन की वजह से ही अंकुश लगे रहते हैं सरकारों के ऊपर। अगर सारे इलेक्शन एक बार करा दिए जाएं जिस चीज की प्लानिंग थी, तो फिर तो 5 साल निर्द्वंद हो जाएंगी सरकारें। और आज इतने सालों बाद भी आप कांग्रेस के लिए रो रहे हैं, उसने बॉन्ड जारी कर दिया, उसने ये खराब कर दिया। अब ये अच्छा नहीं लगता है। आलोक बख्शी, अब आप सत्ता पक्ष में और एक लंबा समय हो चुका है। मान लीजिए सपोज करिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार के हवाले कीमतें, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कोई तेल को उठाने वाला नहीं था, तेल इतना सस्ता था, तब आपने जनता को राहत नहीं दी। उम्मीद जनता ये करती है जब आप बढ़ाना जानते तो आप घटाना भी जानते। दिक्कतें हो गई सरकारों की कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, यानी बढ़ेगा तो पैसे तो बढ़ाएंगे, लेकिन जब घटेगा तो फायदा तुम्हें बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। फिर हम बॉन्ड पर चले जाएंगे, या कांग्रेस पर चले जाएंगे, या किसी के ट्वीट पर चले जाएंगे। मैं हरदीप पुरी जी को सुनना था, वो ये कह रहे थे भाई कंपनियों को सरवाइव करना है। यानी कंपनियों की चिंता तो है सरकार को, आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा जरा उसकी भी चिंता रहनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों वोट आम आदमी करता है, सरकार आम आदमी बनाता है। सरकार जब बनाता है आम आदमी तो वो अपने लिए बनाता है, और वो उम्मीद करता है कि सरकार को मेरी चिंता होगी। लेकिन सरकारों को पूंजीपतियों की चिंता है, कंपनियों की चिंता है, आम आदमी की चिंता नहीं है। जब मेरी इनकम ही नहीं है, मेरा रोजगार नहीं है, मेरी जेब में पैसे नहीं, कहां से खरीदूंगा? कहीं ना कहीं अपने बच्चों का पेट काटूंगा, गला काटूंगा, अपने खर्चे कम करूंगा, और कितने कम करूंगा। तो महंगाई पर अंकुश लगाना सरकार का दायित्व है। जिस तरह कंपनियों की चिंता है कि कंपनियां कैसे सरवाइव करेंगी, उतनी चिंता जनता की भी होनी चाहिए कि जनता कैसे सरवाइव करेगी। अच्छा लगता है जब जनप्रतिनिधि की सोच जनता के प्रति हो। और देखिए, आप बहुत सारी चीजें कहते हैं कि मोदी जी, अभी मैं सुन रहा था हमारे आलोक जी कह रहे थे भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। यानी कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी, देश को मजबूत तो कांग्रेस भी कर रही थी, डेवलपमेंट तो कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन उसके साथ जनता का ख्याल भी रख रही थी। कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार को, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए।
और देखिए कंट्रोल था, कंट्रोल है और कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, सरकार ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती। कल भी कंट्रोल था, आज भी कंट्रोल है और आगे भी कंट्रोल रहेगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो कैसे प्राइस नहीं बढ़ती है इलेक्शन के दरमियान? यानी इसका मतलब प्राइस सरकार के हाथ में है। बिल्कुल, सरकार चाहे रोक सकती है, सरकार चाहे बढ़ा सकती है, और रोका। देखिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा योगेश, कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घट गई थी लॉकडाउन के पीरियड में, महामारी के दौरान, उस समय सस्ता होना चाहिए था पेट्रोल डीजल। जनता उम्मीद कर रही थी पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, लेकिन सरकारों ने नहीं किया। जनता को जब महंगा होगा तो आप महंगे रेट पे देंगे, सस्ता होगा तो सस्ते रेट पे नहीं, उसी महंगे रेट पे देंगे, ये जायज नहीं। बिल्कुल ठीक बात। ये तो सरासर बेईमानी है जनता के साथ। देखिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है। कांग्रेस ने कोई रास्ता निकाला, ऑयल बॉन्ड खरीदे। जब 125 रुपए पर डॉलर क्रूड ऑयल था, तब रेट 60 रुपए थे मार्केट में पेट्रोल डीजल के। पेट्रोल डीजल 60 के आसपास था और मार्केट में क्रूड ऑयल का जो $125 पर बैरल रेट था, बीच में तो 30 तक आया, लेकिन जनता को राहत नहीं मिली। तो जनता जो भी सरकार चुनती है उससे उम्मीद करती है, बिल्कुल, तभी वो आपको सत्ता पर बैठाती है। और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, और फिर दूसरा एक और है योगेश, हम कह रहे हैं 85% हम इम्पोर्ट करते हैं। क्या इम्पोर्ट आज नया करना शुरू किया है क्या? कांग्रेस थी तब भी इम्पोर्ट होता था, आप हैं तब भी इम्पोर्ट हो रहा है, कोई और आएगा तब भी इम्पोर्ट होगा। ये कोई नई बातें नहीं है। जनता को नहीं, एक और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है उपाध्याय जी, कि दरअसल देखिए अभी आलोक जी की बातों से ही जो निकल करके सामने आया, अपने आप को सत्यवादी पार्टी बता देना और उसके बाद जनता को ही धोखे में रखना। तो आप अन्य पार्टी, जो आरोप आप अन्य राजनीतिक दलों पर लगा रहे हैं, आपने कहा कि अन्य राजनीतिक दल भी कोई सत्ता पर होता तो वो भी यही करता। तो जब वही वो करता, वही आप कर रहे हैं, तो उनमें आप में फर्क क्यों? फिर आपको ये क्या, अपने आप को ये क्यों बता रहे हैं कि हम योगेश, जब यही काम दूसरी पार्टी कर रही थी, सत्ता में थी, तो आप उसका विरोध करते थे। आप जीएसटी का विरोध करते थे, आप कंप्यूटर का विरोध करते थे, आप आधार कार्ड का विरोध करते थे, मतलब बहुत सारी चीजों का विरोध करते थे। आज वो जायज कैसे हो सकता है? जब रुपए की कीमत घटती थी तो देश का सम्मान घट जाता था। आज क्या हो रहा है? आज डॉलर कहां पहुंच गया, आज रुपए की कीमत कहां पहुंच गई, आज सम्मान नहीं घट रहा। आज राष्ट्र जनता के निर्माण हो रहा है, राष्ट्र निर्माण पर हो रहा है, तो ये जब महंगाई चलेगी। उपाध्याय जी, ले लेते हैं सवाल आलोक जी से। आलोक जी, देखिए अगर आपने ही कहा कि अगर वही अन्य कोई राजनीतिक दल होते तो वो भी यही करते, तो भाई अगर वो भी यही करते, वही आप कर रहे हैं, तो उनमें और आप में फिर फर्क क्या रह गया? आप भी तो जनता को धोखे में रख रहे हैं ना। देखिए योगेश जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। अगर सच कहने से इतनी बातें निकल के सामने आ रही हैं, किसी और की करनी अब मुझे है भरनी। हम किसी के द्वारा 60 साल सत्ता चलाने के बाद उसमें सत्ता लिए हैं अपने हाथ में, और क्या मिला मुझे? अभी माननीय उपाध्याय जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया, उसने रिलीफ दे दिया लोगों को। तो भैया ऑयल बॉन्ड का पेमेंट का टाइम आ गया, उसके बीच इंटरेस्ट आ गया। हमारे मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 3,20,000 करोड़ का वो हमारे ऊपर पेमेंट है, सर पे खड़ा है, जिसको हमको बाध्यता है हमको वो पेमेंट करना। तो इस वास्तविकता से आप दूर क्यों जा रहे हैं? ये ऑयल बॉन्ड हमने तो जारी नहीं किए थे, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, 1 लाख कुछ करोड़ था आलोक जी, वो बढ़ते बढ़ते अब 8 साल में और बढ़ता ही चला गया। भाई वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है लगातार, 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ऐसे में ये कदम तो आपको पहले भी उठा लेना चाहिए था। आप ऐसा तो है नहीं कि आपने टैक्स का कलेक्शन नहीं किया था। नहीं योगेश जी, आप मेरी बात सुनिए। जब दूसरे लोग कह रहे थे मैं उनको ध्यान पूर्वक सुन रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं, कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपके जवाब पे ही काउंटर सवाल किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि
3,20,000 उसका एक टाइम पीरियड होता है जब वो पेमेंट स्टार्ट करनी होती है, वो टाइम अब आ गया। जैसे आपका एफडी मैच्योर होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, इस तरीके से ऑयल बॉन्ड मैच्योर हुआ। और दूसरी चीज, मोदी जी के काल में जिस तरीके का प्रगति हो रहा है, हाईवेज का जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट्स में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, मेट्रो रेल में जिस तरीके से तूफानी काम हो रहा है, नहीं बनती थी। शौचालयों का जिस आते वरुण जी आते हैं आपके पास, आलोक जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद जवाब। ये गरीबों के लिए घरों का जो निर्माण हो रहा है, जो मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरीके से गौ रक्षा के लिए गौशालाएं बन रही हैं, क्या इन सब में पैसे नहीं लग रहे? उसके बाद कोरोना काल के कारण 80,000 करोड़ जनता को हमको राशन मुहैया कराना पड़ा, जो अभी भी चल रहा है, इसमें पैसे नहीं लग रहे। तो हम उसके बाद जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स और रेमडेसिविर और कोवैक्सीन का उत्पाद बढ़ाकर लोगों को लगाना पड़ा। अरे कांग्रेस तो 30 साल में पोलियो उन्मूलन नहीं कर सकी, मोदी जी ने तो 1.5 साल में कोरोना उन्मूलन का लक्ष्य पूरा कर लिया। आप इन चीजों को क्यों नकार रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं? और दूसरी बात, कांग्रेस के अगर प्रवक्ता को मैं घोटालों की लिस्ट बताना चालू कर दूं, 4 अरब 35 करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे इन टोटलिटी। हमारे यहाँ 1 रुपये का घोटाला नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं आलोक जी, पूरी बात आपकी आ गई। नहीं, पूरी बात आ गई है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वक्त एक ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं लगातार। देखिए आलोक जी, आपने ये बातें कही, ठीक है, अच्छा आपकी बात अभी अधूरी है, आप बोल लीजिए। ये कहना है, इस सब के बावजूद जब चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता, हिंदुस्तान का आवाम हमें हर जगह सत्ता में काबिज कर रहा है। अगर हम इतने ही बुरे थे तो हमको हर जगह से साफ कर दिया जाता। आज कांग्रेस कहीं भी बड़े जगहों पे रेस में भी है क्या? ठीक, 5 और 10 के आंकड़े लोग दे रहे हैं इनको कि यूपी में 5 मिल जाए तो बहुत गनीमत है। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, हवा हो गया, तीनों लड़की आ गई बीजेपी में। जनता अब बहुत मैच्योर हो चुकी है, वो जानती है इस कोड़ से निपटने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसका उसको झेलना पड़ेगा, और वो झेल रही है। तो जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये अटूट विश्वास हमें और आगे बढ़ाने के लिए संबल बन के काम करेगा। ठीक है, कौन सी गाड़ी रुक गई है पेट्रोल के कारण? दिल्ली में तो मैंने किसी को नहीं मिला हूं, या नोएडा या बिहार में कि हाँ भाई मैं तो पेट्रोल के कारण गाड़ी बंद कर दिया। अब चल रही है। देखिए आलोक जी, देश की जनता पर आ रहे हैं, अरुण जी आ रहे हैं आपके पास। देश की जनता परिपक्व है। आपने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस आज कहां रह गई है? कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक काम किया, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस में जाहिर तौर पर कमियां दिखी होगी जनता को, इसलिए नकार दिया। और अब जो आप कर रहे हैं, क्या वो कमियां जनता को नहीं दिखेंगी? कांग्रेस ने किया, लेकिन अपना घर भी भर लिया। हमने किया, सब भरते हैं भाई, कौन नहीं भरता? ये देखिए, अपवाद मत बताइए कि योगी जी ने नहीं किया। ये अभी आप, मुझे पता है कि अभी आप उनके योगी जी का नाम लेंगे और उनकी बहन का नाम लेंगे। देखिए सुन लीजिए आलोक जी, अपवाद जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। मोदी जी हाँ, सुन लीजिए, अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है ना? कौन ऐसा नेता है आप बता दीजिए जो अपना घर का जेब न भर रहा हो? मुझे बताइए कोई ऐसे मंत्री का नाम, अपने किसी ऐसे मंत्री का नाम बताइए जो जेब न भरता रहा हो। उत्तर प्रदेश जहां जहां सरकारें रही हो भाई, सभी सरकारों के मंत्री अपने जेब भरते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल, इतने कम समय में आपने कोरोना,
आप योगेश भाई गलत बयानी कर रहे हैं। हमारा कोई मंत्री किसी भी स्कैम में नहीं पकड़ा गया है पूरे इंडिया में। हाँ, कुछ कौन पकड़ेगा? मामला आया है, चरित्रहीन लोग घुस गए थे पार्टी में जिन्होंने व्यभिचार किया है, सलाखों के पीछे रख दिया गया है। अच्छा ठीक है, वरुण जी आप बोलिए। सबसे पहले बताओ, उन्होंने घोटालों की बात करी, बात ऐसा वरिष्ठ है, अभी वो बताएंगे सारी बात। अगर घोटाले जो है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो इन्हीं के पार्ट है, इन्हीं के प्रकोष्ठ हैं। आप बताइए, स्वाति सिंह का टिकट काट के किसको क्यों दिया भाई टिकट? ईडी के पूर्व अधिकारी को, पूरे देश को उन्होंने खुद ने ही प्रूव कर दिया कि हमारे प्रकोष्ठ है, उपकृत कर रहे हैं, इसने हमारा काम किया है। अभी कह रहे हैं हम चुनाव सब जगह जीत रहे हैं, इसका मतलब जनता हमारी पॉलिसी को एंडोर्स कर रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे तो भाई 54 साल कांग्रेस को आप कर लो। अभी तो कह रहे थे बीच में नहीं बोलता हूँ, आलोक जी एक सेकंड सिखा रहे थे। आलोक जी एक सेकंड रुक जाइए। वरुण जी बोलिए आप। चुनाव की बात कर रहे थे, जब 54 साल तक कांग्रेस को वोट मिल रहा था, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? उस समय जनता मूर्ख थी, आज इंटेलिजेंट हो गई, आपको वोट दे रही है। आप देखिए, इन्होंने जितनी बातें की, ऑयल बॉन्ड्स की पिछली साल ही हो गया, अभी नहीं है, पिछले साल ही हो गई डिस्कशन कि कितना इन्होंने टैक्स कलेक्शन कितना गुना कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया जनता को लूट करके। जब मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहले बीत चुकी है बात। अंतरराष्ट्रीय भाव जितना था उससे कितना गुना हिंदुस्तान में भाव देते देश की जनता से, तो वो इन्होंने ऑयल बॉन्ड से कितना ले चुके देश से पैसा। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका पुअर है। बार बार कह रहे हैं मेरे को तो नहीं लगता पेट्रोल महंगा होगा सब कराते, तो कहते यही बोले ये लोग, इनको यही स्टेटमेंट जारी करना चाहिए इनके प्रधानमंत्री को, कोई महंगाई नहीं है, जनता आराम से रह रही है, मजा कर रही है। हम तो खुद चाहते हैं ऐसा बोले, जनता चिड़े इनसे, इनको भगाए। अब आपको बताऊं, आपसे बात करते मैंने, आपने कहा नहीं था, नहीं फिगर्स निकाल के रखता। देखिए, मैं इंपोर्ट की जो बात कर रहा था शुरू में, इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल इन इंडिया एवरेज 3169.43 US dollars million from 2014 until reaching all time high of 14497.3 USD million in September 2014 के बाद अब आप देखिए कितना बढ़ा है। 8 गुना आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, 4 गुना इंपोर्ट बढ़ रहा है। आपकी क्या पॉलिसी थी जब आप इंपोर्ट करते हो? आपने क्यों नहीं पॉलिसी बनाई इंपोर्ट करने की, पेट्रोल की, डीजल की, कि कितना करना है कितना नहीं करना है? आपने तो बढ़ानी थी कि मिलिट्री को हम ज्यादा दे रहे हैं, मिलिट्री को तो घटाया है आपने। जो भाई तेल वहां जा रहा था इसलिए हमको तो कंपल्सन है, उसका स्वागत करते भाई, आपने कर दी डबल कर, तो मिलिट्री में तो 15% 20% भारत में ऑलरेडी है तेल, वो चला जाता है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 8 साल से जो सरकार है, पौने 8 साल से टोटली फेल है। आम जनता इनसे परेशान है, और मैं तो खुद चाहता हूं ये जनता का जितना मजाक उड़ाएंगे उतना जनता इनसे दुखी होकर इनको भगाएगी। अब ये बात कर रहे हैं कांग्रेस कहीं भी नहीं रही। आप कहां थे? आपने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब कांग्रेस के विधायक तोड़े, आपकी सरकारें नहीं आई बाद में। आप जो जब भी चुनाव जीते लोकसभा का 2.5 साल पहले, वो बालाकोट, पठानकोट ये करके जीते, खुद के ऊपर से नहीं जीते हो आप, और नाम कहते फिर कांग्रेस पे करते हो। इनके एक्चुअली क्या है, मैं इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, आलोक जी बहुत वरिष्ठ और अच्छे बोलते हैं, मेरी आदत भी नहीं अपशब्दों का प्रयोग करने की। 8 साल से जो कर्म खुद कर रहे हैं, जनता आरोप नहीं लगाए उसके पहले खुद ही चिल्लाने लग जाते हैं कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है। कांग्रेस अपमान ये कर रहे हैं, सेना के नाम से वोट ये लेना चाहते हैं और नाम कांग्रेस का पहले ही लेने लग जाते हैं। अब जो उपाध्याय जी वरिष्ठ है, अपने से कहीं ज्यादा उन्होंने राजनीति और सामाजिक जीवन दिया है। मुझे आप बताइए योगेश जी, आप तो यह हो, 8 साल हो गए इस सरकार को, आज भी ये कांग्रेस करते हुए कह रहे हैं अब इतने साल हो गए थे, 54 साल कांग्रेस को, हम 54 साल तक हम भी देश का बर्बादी करेंगे, उसके बाद कोई बात करना। वो तो कल परिणाम आएंगे, पता लग जाएगा। अब मैं जो भी बात, अब ये महंगाई की आप ये करोगे, बेरोजगारी करोगे, ये कांग्रेस का नाम ले देंगे या फिर आंकड़ों का नाम ले। मुझे बताइए, आम आदमी, आप घर घर चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, इंडिपेंडेंट कदर परेशान है, आप सोच नहीं सकते मानसिक स्थिति जिसपे आपको योगेश जी चर्चा करनी चाहिए फुल सेशन में। लड़का लड़की पढ़ लिख के तैयार हो गया, तो रोजगार नहीं मिल रहा है। सुबह अपने घर से जाता है बाहर रोजगार ढूंढने, शाम को वापस आता है,
उसके माता पिता की मानसिक स्थिति और उस बच्चे की मानसिक स्थिति, उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो 5 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन चैनल पे देख रहा था। सब हरा भरा चल रहा है। देखिए कहीं कोई गाड़ी नहीं रुकी है, नहीं, सभी लोग गाड़ियां चला रहे हैं, सब वरुण कुछ चल रहा है। इंतजाम कर दिया गया है, राम मंदिर में जाएं, पूजा करें, मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। आपको मैं बताऊं, मीडिया पूरा नहीं दिखा पाया। अयोध्या से योगी जी क्यों नहीं गए अयोध्या चुनाव लड़ने, अयोध्या दौरा करने नहीं गए? वहां हजारों की तादाद में लड़के लड़कियां इकट्ठे हो गए थे कि राम मंदिर में पीएचडी कराओगे, राम मंदिर में बीटेक कराओगे, और राम मंदिर का इनका रोल ही क्या है? राम मंदिर का इनका कोई रोल ही नहीं है। इतने ताले खुले राजीव गांधी के जमाने में शिलान्यास किया बूटा सिंह जी ने। नहीं, ठीक है, राम मंदिर पे चर्चा नहीं करेंगे वरुण जी, क्योंकि अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए बनारस में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं होना चाहिए कि जनता को खून के आंसू रुलाए जाए। देखिए की बात करते हो तो क्या विदेशी कंपनी को संचालन आपने कहा जिस तरीके से आलोक जी कि जनता खुश है, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं। देखिए जनता के ऊपर कितना भी कर्ज हो जाएगा, जनता तो चलेगी ही, अपनी गाड़ी तो चलाएगी ही, अपने बच्चों का भरण पोषण तो करेगी ही, कैसे भी वो रोड पर सड़क पर भीख मांग के भरण पोषण करेगी, लेकिन अपने बच्चे को भूखे थोड़े ना कोई माता पिता देख पाएगा। कोई देख पाएगा क्या? आप भी नहीं देख पाएंगे, ना हम देख पाएंगे, कैसे भी करके देखेगा। आपने ये कहा कि जनता आपको सराखों पर बैठाल रही है, सुन लीजिए, यही जनता ने कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया था, और आज कांग्रेस कहां गर्त में चली गई है आपको भी पता है, आप खुद उस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा गुमान इस बात का नहीं करना चाहिए कि नहीं जनता हमें सराखों पर बैठाल रही है और हम जितना कर रहे हैं बिल्कुल जनता के हित के लिए कर रहे हैं। जनता इस बात को बखूबी देख रही है, और जिस तरीके से आपको याद होगा कि वंशीधर से लेकर के चाहे वो इंदिरा गांधी जी का जिक्र करें और चाहे जितने भी दिग्गज नेता थे उनका जिक्र करें, उखाड़ के जनता ने फेंक दिया था, क्योंकि जनता जान चुकी थी कि अब शायद बदलाव की आंधी आनी चाहिए और बदलाव में उसका शायद कुछ ना कुछ फायदा दिखता नजर आएगा। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी, नहीं जनता क्यों नकारती? और आज कांग्रेस कहां चली गई? अब मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, उसके बाद आते हैं उपाध्याय जी के पास। आप लोग जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरीके की आप समाज में संरचना का दृश्य दिखा रहे हैं, तो लगता है कि हिंदुस्तान के सभी शहरों में अनार्की है। हाँ, ये सच है। क्या बात कर रहे हैं आप आंकड़े देखिए आलोक जी, हिंदुस्तान में सुन लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, दुनिया के अन्य देशों के रेट देख लीजिए पेट्रोल के, और भारत के देख लीजिए, आप उठा लीजिए आंकड़े, आप देख लीजिए खुद ही। नहीं है तो अनाज क्यों दे रहे हैं? आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें प्लीज, फिर आप जो बोलिएगा मैं सुन लूंगा। ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, लोगों के घर अनाज से भरे पड़े हैं, गरीबों के घर अनाज से भरे पड़े हैं। मैं गरीब गांव का रहने वाला आदमी हूँ, शहरों में लेकिन गांव से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और हर वक्त गांव जाता हूँ। मुझे गांव में कोई नहीं मिलता जो कहता है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। हमारी 44 योजनाएं जनहित में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उस सबके लाभार्थी मिलते हैं और बड़े संतुष्ट नजर आते हैं। उनको पता है कि एक मजबूत भारत का निर्माण हो रहा है, सोने की चिड़िया वापस बनेगी हिंदुस्तान। ये लोग जो गर्त में जा रहे हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां, इसका भी तो विश्लेषण कर दीजिए कि ये क्यों गर्त में जा रहे हैं। अगर वो जमाना आएगा जब जनता हमको गर्त में भेजेगी तो हमको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हमको गर्त पे नहीं, अभी तो हमको शीर्ष माथे पे बैठाए हुए है कि हमारे कार्यों पे उसको विश्वास है। तो पता है हम चोर नहीं है, हम देश हित में काम कर रहे हैं। चलिए, 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे, ये एक इशारा हो जाएगा आलोक जी, एक इशारा हो जाए कि जनता कहां किसको क्या बैठाल रही है और जनता के लिए हित के लिए कौन काम कर रहा है। आरबी उपाध्याय जी, एक तरफ आलोक जी कह रहे हैं कि हम इतना राशन दे रहे हैं, भुखमरी नहीं पैदा होने दे रहे हैं भाई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गांव में गरीब से गरीब लोगों के यहाँ अनाज भरा पड़ा है। ये क्या है मतलब? जब अनाज भरा पड़ा है
तो आप 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं भाई उन्हें? उसी 5 आप किलो से कटोरा भरा क्यों हुआ पकड़ा रहे हैं उन्हें? है। उसी 5 किलो से भरा हुआ है। ओहो, क्या बात कर रहे हैं आलोक जी, जरा आप खुद आकलन कर लीजिए, एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं और 10 किलो राशन अगर उस परिवार को दिया जाए तो कितने लोग खा सकते हैं? उसके यहाँ कमरे फुल हो गए अनाज से 10 किलो आपने राशन दे दिया तो। भरा पड़ा है वो अनाज बेच के पता नहीं कहाँ कैसे, पता नहीं कैसे जी रहे हैं आप, चलिए मेरे किस साथ, उसमें। चलिए उपाध्याय मेरे जी, साथ, चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ, अपने खर्चे पे ले चलता हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ। हाँ आपके घर में होगा, हम आपके घर में नहीं कह रहे हैं, आपके घर में भरा भरा होगा आलोक जी। 5 किलो राशन नहीं लेता हूँ। चलिए उपाध्याय जी से ले लेते हैं कमेंट। उपाध्याय जी, अरे वो तो काम मांगता है, काम दे दो। कटोरे में 2 पैसे एक डाल गया, 4 पैसे एक डाल गया, ये नहीं है। भिखारी न बनाओ, काम दे दो, मेरी जेब में पैसा आएगा, मैं राशन खरीद लूंगा। एक बात। कोरोना के कारण दूसरी बात, देखिए हार जीत सिक्के के 2 पहलू है। हार पे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, जीत पे बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आप भूल जाते हैं आपके पास 2 सीट थी, नतमस्तक है जनता के सामने। आपके पास 2 सीट थी, आप भूल जाते हैं। 2 सीट से आप यहां तक आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन जीतेगा? 2 सीट पे से किसको जिताना करता हूं मैं, आप तय करते हैं। वो जनता है और जनता की अदालत का जो फैसला होता है वो फैसला हम सबको मान्य होता है। तो हार जीत सिक्के के 2 पहलू हो गए। दूसरा, आप महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई नहीं है। देखिए, जब महंगाई होती थी तो आप विरोध करते थे सबसे ज्यादा। सिलेंडर के रेट बढ़े, सिलेंडर गले में लटका के घूमते थे आप। क्यों घूमते थे? अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सब कुछ तय करना है तो हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आग लगेगी तब भी हमारी सरकार उस आग से हमें बचाएगी, इसलिए सरकारें चुनी जाती हैं। रहे घोटालों की बात, आप कह रहे इतने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। आलोक जी, अगर ये पेन चोरी होता है, पुलिस इस पेन को रिकवर करती है और ये केस प्रॉपर्टी होता है, जो कोर्ट में पेश किया जाता है, तब कहते हैं कि हाँ ये पेन चोरी हुआ था उपाध्याय जी का और ये वरुण जी के पास मिला, हमने उनसे बरामद किया। घोटाले कह देने तो घोटाला नहीं हो गया। मैंने कहता 5000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें से कुछ रिकवरी हुई, कुछ मिला किसी के पास, उनसे कुछ रिकवरी की। अरे 5000 में 2-4 हजार करोड़ कुछ तो रखा हुआ मिल जाता कहीं। घोटाले हो तो कहने से पहले, देखिए आप 8 साल से सत्ता में हैं, हुआ है तो रिकवरी क्यों नहीं की? क्यों नहीं हो? मैंने कहा पेन चोरी हुआ तो पुलिस, देखिए ये पेन चोरी हुआ तो पुलिस इसकी रिकवरी करती है नहीं करती है? ढूंढ के लाती है, पेन ढूंढ के लाती है। 20 साल बाद लाएंगे साहब, 20 साल बाद लाएंगे। नीरव मोदी, दुनिया भर के मोदी भाग गए लेकर के, उनको तो पकड़ के ला नहीं पाए। घोषणा कर रहे थे नीरव मोदी को आज ले आएंगे, कल ले आएंगे, हमने वहां पकड़ लिया, वो मान लिया नहीं आ रहा आपसे। और सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज को बरी कर दिया? वो घोटाले नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। और आपके घोटाले क्या होंगे? अभी अडानी, आपने अडानी को कोर्ट पे दे, कितनी ड्रग्स हो रही है वहां पे रोज बरामद, उसकी जांच नहीं करा रहे। वो लगाया 1000 करोड़ का, वो गाया वो नहीं करा रहे गुजरात में। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर आप दोनों लोग सुने। एक सेकंड आलोक जी और वरुण जी, एक सेकंड रुक जाइए भाई। उपाध्याय जी को बात पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए, राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर घोटाले नहीं होते तो 1000 करोड़ कहां से आते हैं? कहां से आते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए? क्या पॉलिटिकल पार्टियां जो चला रहे हैं, जो नेता है, उनके पूर्वज जमा कर जाते हैं उनके खाते में खर्च करने के लिए? इलेक्शन से पहले देख लेना चाहिए, टिकट देने से पहले। ये कह देने से वर्ष नहीं हो जाता कोई। और जब चंदे की बात आती है तो कोई आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताएगी कि हमारा चंदे का सोर्स ये है। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अगर ईमानदार हैं तो आरटीआई के दायरे में आइए, पारदर्शिता लाइए।
पता लग जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी का पानी। बहुत चीजें सुधार मांगती हैं, सुधारने की आवश्यकता है। उपाध्याय जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। देखिए आरबी उपाध्याय जी, ये लोग भले ही कह रहे हो, आते हैं आलोक जी, ये लोग भले ही कह रहे हो, जैसे आलोक जी कह रहे हैं ना कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, जनता सब मौज में है। हिमाचल प्रदेश के जब उपचुनाव हुए थे तो वो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझा दिए थे कि वास्तव में महंगाई होती क्या है। और जयराम ठाकुर साहब ने खुद स्वीकारा था कि कांग्रेस ने जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा उठाया था जोर शोर से, जनता के बीच में वो मुद्दा पैठ बनाया और उसके बाद जो नतीजे आए उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार ने फैसला किया और बड़ा फैसला किया। 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल में जिस तरीके से कटौती करने का फैसला किया गया और उसके बाद राज्यों ने भी वैट में कटौती करना शुरू कर दिया है। यह महंगाई का एक, अगर ये कहें कि एक ट्रेलर था कि क्या होती है महंगाई हिमाचल प्रदेश में, और हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके नेताओं ने खुद स्वीकारा है। देखिए एक चीज बता दूं, आलोक जी कम से कम जो अपनी कमियां हैं उन्हें मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम सरकार के प्रवक्ता उस तरह के हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं या अपनी सरकार की गलती को मानते हैं। देखिए 70 साल कांग्रेस ने राज किया आलोक जी, तो वो अपने आप नहीं राज किया, वो जनता ने चुना, जनता ने वोट किया, जनता ने अच्छा, जनता को कुछ तो अच्छा लगा होगा। अभी आपको तो 8 साल हुए हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा जनता आपको 70 साल चुने, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि आप कहते हैं महंगाई है नहीं, आप कहते हैं बेरोजगारी है नहीं, आप कहते हैं किसान भी खुश है, आप कह रहे हैं गरीब के घर में अनाज भरा पड़ा है, निकाल लो उसके घर से जो अनाज है, और भुखमरी है। मैं ये कहता हूं और आप भी मानते हैं, 80 करोड़ को आप कह रहे हैं कि हम देते हैं खाने को, कब तक देंगे उसे? इस महीने या अगले महीने तक? उसके बाद क्या खाएगा वो? क्यों, रोजगार तो उसके पास है नहीं। तो बहुत चिंता के विषय हैं। और देखिए जो जनता की चिंता करेगा वही लंबे समय तक सत्ता में रहेगा। ठीक बात। अगर जनता की चिंता नहीं करेंगे तो जनता किसी को नहीं बख्शती है। कांग्रेस को 70 साल प्यार दिया, कांग्रेस को चुना, कांग्रेस को सत्ता दी, लेकिन जब उसे लगा कि भी कांग्रेस मेरे लिए ठीक नहीं है तो उसी मतदाता ने कुर्सी खींच ली थी। ठीक बात। और आज भी जनता ने चुना है, उम्मीद के साथ चुना है। अगर आप उम्मीद पर खरा उतरेंगे तभी आगे जनता आप के लिए कर काम पाएंगे, करेंगे, लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। जनता तभी आपको चुनती तभी आशीर्वाद मिलता रहेगा, नहीं तो नहीं। वरुण जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, उपाध्याय जी की बात में बहुत दम है, इनका एक्सपीरियंस बताता है कि ये इनकी सोच सही और सच्ची है। और योगेश जी, मैं आपके चैनल पे भी बहुत इंटरव्यू में कह चुका हूं और दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि इंडिया को इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म की बहुत समय से जरूरत है, जिसमें सारे पार्टियों को मिल बैठकर वो सारी चीजें लागू करनी पड़ेगी जिससे पॉलिटिकल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे आरटीआई के दायरे में। कौन कौन से स्रोत हैं वहां के, और जो चंदे की बात हो रही है और जो इलेक्शन में खर्चे की बात हो रही है, उपाध्याय सर, बिहार में मुखिया के चुनाव में एक एक मुखिया ने 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। बोलिए, 1 करोड़ रुपया खर्च किया मुखिया के चुनाव में। हकीकत है ये। पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। और जिस डिस्ट्रिक्ट में मुखिया का चुनाव हुआ उस डिस्ट्रिक्ट के रोड पर चुनाव के 15 दिन के अंदर 40 से 50 नए स्कॉर्पियो का पदार्पण हुआ। इस वास्तविकता को कोई भी दूरबीन लगा के, कोई भी चश्मा लगा के देखे नहीं नकार सकता है।
और इस सबको देखते हुए हम लोग हरिश्चंद्र के औलाद ढूंढ रहे हैं। कहां से आएगा? सही बात। कहां से आएगा? उसका विल पावर जब तक आप मजबूत नहीं के, जब इन चीजों को लागू नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे किसी भी सरकार को। वरुण वेरी पुरोहित जी, ये देखिए अच्छी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही चलेगा। हाँ, हकीकत है। आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात इन्होंने कही है। वो अपनी पार्टी और आपकी सभी पार्टियों को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, जो हकीकत है वो सबको दिख रही है। बिल्कुल। अब मैं बबूल के पेड़ को ये कहने लगूं ये आम का पेड़ है, तो वही जनता तो कहेगी पागल मत बना, पागल मत बनो, हमें सब दिख रहा है। ठीक है वरुण जी। मैं अभी बात कर रहे थे चुनावी भ्रष्टाचार की, बिल्कुल सही है। देखिए, सारंगी जी इनके मंत्री थे, बिल्कुल फक्कड़ आदमी। डॉक्टर हर्षवर्धन फक्कड़ आदमी, ईमानदार आदमी। दोनों को केंद्र सरकार ने घर का रास्ता दिखा दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े जो पूंजीपतियों में प्रवर्तक है उनको मंत्रालय में ले रखा। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसको मिल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आलोक जी से निवेदन करूंगा, जब भी मीटिंगों में जाए खुद की पार्टी को सुधार, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी की होगी, उस पर प्रश्न उठाएंगे। आप उपाध्याय जी से पूछ लीजिए, आपको पता है मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज खुल के क्रिटिसाइज करता हूं। कांग्रेस की कोई बात होती क्रिटिसाइज करता हूं, उसके बाद भी 4 साल से मुझे किसी ने आला कमान ने नहीं पूछा कि भाई टीवी पे जाके तू ऐसे क्यों बोल। पुरोहित सर, आपके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है क्या? डिस्कशन हुए, लोग विदेशों में नौकरियां छोड़ छोड़ के सरपंच का चुनाव लड़ने आ गए पंचायत, और 1.5-2 करोड़ रुपया सरपंच के चुनाव में खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंचायत में सीधा पैसा आता है। पैसा आता है, वो पैसा बनाएंगे। एक ये बिजनेस बन गया, पॉलिटिक्स बिजनेस बन चुकी है। जो समाज सुधारक है, समाज विचारक है, उनको तो कोई चुनना ही नहीं चाहता है। अब वैसे अब एक जिसका स्वागत किया जाए, आईपीएस अपनी जॉब, अब आईएएस आईपीएस अपनी जॉब से छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं। इससे अच्छा तो व्यवसाय नहीं है कोई। उपाध्याय जी आप वरिष्ठ हो, मैंने कल भी डिबेट में, परसों भी डिबेट में कांग्रेस पार्टी की उठाई, मैं आपको भी सेंड करूंगा नेशनल चैनल्स पे। ये जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है रिटायर्ड अधिकारियों को, क्यों? ये मैंने उठाया मुद्दा, राजस्थान सरकार के लिए भी उठाया है, हमेशा उठाता जाऊं। अब एक जो चीज बहुत क्रांतिकारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने करी है, मैं चाटुकारिता चापलूसी किसी की नहीं करता, मेरे परिवार ने नहीं किया, मैं फिर भी हमारे चुनावी राजनीति में हम रहते हैं। जो एनपीएस स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो शेयर बाजार पे आधारित चीज है। आज कोई जिंदगी में नौकरी करेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। रिटायरमेंट में मान लीजिए शेयर बाजार माइनस में चला गया, तो पेंशन कहां से लेगा? उसने जो डाला वो चला गया कंट्रीब्यूशन। तो राजस्थान सरकार ने एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना चालू करी। कम से कम नहीं, आवाज उठने लगी, देखिए आवाज उठने लगी। पुरोहित जी, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन लागू किया साहब योगेश जी। हाँ, जो इतने दौरान मनमोहन सिंह जी और मोदी जी के काल में सब साफ हो गए थे। अच्छा काम किया है। मैं उसकी बात की मैंने भी सराहना की थी, और शायद आप भी मनमोहन सिंह जी का भी नाम ले रहा हूँ, मोदी काल भी ले रहा हूँ। हाँ। लेकिन एक डिफरेंस है, समझिए मेरी बात को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब के नाम से पूंजीवादी पॉलिसी है, लेकिन उस समय संसद में अधिकांश सांसद समाजवादी, भारतीय समाजवादी सोच के थे। मैं सोवियत संघ नहीं, सरकार कोई भी हो जो अच्छा काम करे उसकी सराहना की जाएगी। मनरेगा, देखिए मनरेगा लाना पड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी योजना, जो कभी इतिहास में लागू नहीं हुई किसी दुनिया में, वो लानी पड़ी। एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ समाजवादी योजना लागू करनी पड़ी। आज जो आलोक जी दम भर रहे हैं, हमने 80,000 करोड़ बोले थे, स्लिप ऑफ टंग हो गया उनसे। 80 करोड़ लोगों को जो आप राशन दे रहे हो, राशन भी अंग्रेजों के टाइम में शुरू हुआ था, जब बंगाल में फेमिन बनी थी। लेकिन राशन दीजिए, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल लगाने की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब विपक्ष में हुआ करते थे, आप ही सबसे ज्यादा शोरगुल करते थे। और मुझे लगता है उतनी ज्यादा तेजी से, उतनी ज्यादा तेजी आवाज से आज विपक्ष नहीं कर पा रहा है शोरगुल कहीं। बिल्कुल, समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमानों का यहीं पर रोकेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से तेल के दामों में चुनाव के दरमियान ठहर जाते हैं और उसके बाद जैसे ही चुनाव नतीजे आ जाते हैं, एक बार फिर से इनमें भारी उछाल देखने को मिल रही। मुझे लगता है कि जनता ये भी सोचती होगी कि काश आए दिन चुनाव होते और महंगाई स्थिर रहती। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।